कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 2 संघवाद, जो हम आज इस अध्याय को पढ़ने वाले हैं। संघवाद परीक्षा की दृष्टि से 4 अंक का अध्याय है। लगभग हमें इसकी तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। तो आइए हम संघवाद की बात करें। सबसे पहला प्रश्न, भारत में संघात्मक शासन है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था? पहला प्रश्न यदि भारत की बात करें, जब हम संघ की बात करें तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि संघ क्या है, ठीक है, और संघात्मक क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यदि बात करते हैं तो भारत में संघात्मक शासन है। इसको संघात्मक शासन भी कहते हैं, ठीक है। इसे संसदीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। क्लियर है? और संघात्मक शासन में 2 स्तर की सरकार होती है। एक होती है केंद्र की सरकार और एक होती है राज्य की सरकार। दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य मिलकर संघात्मक शासन होता है। तो ये हमारे दिमाग में पहली बात आ जाना चाहिए कि संघात्मक शासन क्या है। क्लियर हो गई बात? आइए इस अध्याय से हम पढ़ने की कोशिश करें कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम परिचय की बात करें तो इसमें देखिएगा कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का उतार बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। तो सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, ये प्रश्न खालिस्तान में आ सकता है। ये देखिए ऊर्ध्वाधर, ये होता है सत्ता का बंटवारा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए संघवाद क्या है, ठीक है। संघवाद क्या है तो देखिए, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। हमने पढ़ा था, वहाँ पर शासन व्यवस्था पढ़ी थी, ठीक है। कि वहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था है, जिसको संघात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। ये देखिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था, क्लियर, ये हमें याद होना चाहिए। संघीय शासन विशेषता। अब बात आती है कि संघीय शासन की विशेषता जो है क्या क्या होता है। देखिए ये अलग अलग इसमें दिया हुआ है। देखिए रूस, कनाडा, संयुक्त, ये काय का मैप है, कोई बता सकता है? ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, विश्व का मानचित्र है, जिसमें भारत दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है। देखिए कहाँ कहाँ पर संघात्मक शासन है। तो हम उदाहरण भी लिख सकते हैं कि संघात्मक शासन भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्राजील। हम प्रश्न ये बन सकता है कि संघात्मक शासन वाले देशों के नाम, संघात्मक संघीय शासन वाले देशों के नाम, कोई 3 देशों के नाम लिखिए। तो हमें 3 देशों के नाम आप कॉपी में नोट करें कि 3 देशों के नाम कौन कौन से हैं, तो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ये देखिए संघीय शासन व्यवस्था, ये चित्र दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब संघीय शासन व्यवस्था जो है वो किस आधार पर चलती है, इसे अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए ये प्रश्न आप नोट कीजिएगा, अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने एवं वसूलने और प्रशासन का उसका अपना अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। देखो 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र और राज्य की। तो अधिकार में क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, दोनों ही सरकार उस पर राज करती है, वो हमारा अधिकार क्षेत्र कहलाता है। ये दिया हुआ है, विभिन्न स्तरों की सरकारें होती हैं। ये इसमें दिया है कि किस आधार पर, देखिए अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं, ये प्रश्न आएगा, नोट करिएगा। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। वैधानिक यानी कानून का, वैधानिक यानी क्या होता है, कानून का अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। तो क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या है? ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, आप सरल शब्दों में क्या लिखेंगे, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सीमा वैधानिक अधिकार हो, जिसकी सीमा पर क्या हो, वैधानिक अधिकार हो, ठीक है, संविधान का अधिकार हो, शासन का अधिकार हो, उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। तो अधिकार क्षेत्र आप नोट कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, मैंने पहली बात आया कि खालिस्तान जा सकता है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था, ये याद रखिएगा। संघीय सूची, अब संघीय सूची में देखिए कौन कौन से विषय आते हैं। हम संघीय शासन व्यवस्था पढ़ा, संघीय सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो संघीय सूची में आता है प्रतिरक्षा, नोट करते जाइएगा, विदेशी मामले, बैंकिंग और संचार। संघीय सूची, संघीय विषय की कौन कौन सूची हैं? 3 प्रकार की सूचियां होती है, अभी अपन बात करेंगे।
संघीय सूची, ठीक है। दूसरा कौन सी? राज्य सूची। और तीसरा समवर्ती। 3 सूचियां याद रखिएगा, एक होती है संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियां याद रखना। संविधान में तीनों जो कितनी संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। कौन कौन सी? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमको याद होना चाहिए। अब आते हैं तीनों के अलग अलग विषय होते हैं, ठीक है। ये तो संघीय सूची के विषय कौन कौन से हैं? नोट करें आप, कौन कौन से विषय हमें? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ये हमें पता होना चाहिए। समझिए, संघीय सूची की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और संचार, ठीक है। अब खालिस्तान में आ सकता है संघीय सूची के खालिस्तान विषय, या बैंकिंग किस सूची में आता है? तो याद होना चाहिए बैंकिंग हमारा किस में आता है? संघीय। उसके बाद देखिए राज्य सूची। राज्य सूची के विषय ये नोट करते जाइएगा। राज्य सूची के विषय पुलिस, व्यापार और वाणिज्य। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, ये याद और कृषि। राज्य सूची के विषय कैसे? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि, ये राज्य सूची के विषय हैं। उसके बाद आता है समवर्ती सूची के विषय, आप नोट करेंगे। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, है ना, विवाह, गोद लेना, ये हमारा समवर्ती सूची के विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सूची के विषय हमको याद होना चाहिए। संघीय सूची, राज्य सूची के विषय और संघीय, तीनों विषय आपने नोट किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद करना है। अब बात आती है कि किस आधार पर हम ये समझे, अब हमने संघीय सूची पढ़ा, तो अपन यहाँ पर याद करते हैं संघात्मक शासन की विशेषता, और इधर याद करेंगे एकात्मक शासन। एकात्मक यानी इससे हमको पता होना चाहिए क्या क्या अंतर है। तो संघात्मक शासन में पहला अपन ने लिखा 2 स्तर की सरकार होती है। कितनी स्तर की सरकार होती है? 2 स्तर की सरकार होती है। तो एकात्मक शासन में कितनी स्तर की सरकार होती है? 1 स्तर की सरकार होती है। याद हो गया? संघात्मक शासन में 2 स्तर की सरकार होती है, एकात्मक शासन में 1 स्तर की सरकार होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें केंद्र एवं राज्य, केंद्र और राज्य दोनों होते हैं। इसमें कौन सा होता है? इसमें सिर्फ केंद्र नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा यदि हम बात करें तो विषयों का, हमने 3 विषय पढ़े थे, 3 सूचियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें विषयों का बंटवारा होता है, विषयों का बंटवारा, इसमें विषयों का बंटवारा होता है और इसमें विषयों का बंटवारा नहीं। 3 अंतर याद हो गए। चौथा अंतर है क्या कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था? उदाहरण तो भारत, संघीय शासन वाले देश कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, संयुक्त राज्य पड़ा। एकात्मक शासन में कौन सा है? श्रीलंका। तो 3 प्रश्न बने इससे। क्या बना? संघात्मक शासन की विशेषता लिखिए, दूसरा प्रश्न बना एकात्मक शासन की विशेषता लिखिए, और तीसरा प्रश्न क्या बना? संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में अंतर लिखिए। तो हमें ये तीनों प्रश्न पूरे याद हो जाना चाहिए, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात को सुनेंगे तो जल्दी याद हो जाए। हो गया ना? ठीक है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस अध्याय के, इसलिए सभी को आना चाहिए। आपने हमारे इन प्रश्नों के उत्तर नोट भी कर रहे होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए, चलिए अब हम बात करें एकात्मक और संघात्मक शासन हमने पढ़ा। इसमें देखिएगा, और अधिकार क्षेत्र पढ़ा। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न हमारा कौन सा हुआ? अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र मैंने रिवाइज किया था, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र पर वैधानिक शासन की सत्ता हो, है ना, अधिकार हो, उसे अधिकार क्षेत्र कहलाता है। भौगोलिक क्षेत्र भी हो और किसका वैधानिक अधिकार हो? शासन का, उसे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ये देखिए। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 को, 15 अगस्त 1947। तब अलग अलग देशों की अलग अलग राज्य थे, उनके अलग अलग थे, तो अलग अलग राज्य अपनी मर्जी से ये करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था को बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ और वहाँ पर कौन कौन से राज्य किसके अधीन थे, इस मानचित्र में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था,
पहले भारत पाकिस्तान एक देश था, ये देखिए लग रहा है ना पाकिस्तान, भारत नहीं था 1947 के पहले का भारत का एक मानचित्र देख रहा हो कैसा था भारत, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो यहाँ से अलग अपना हिस्सा बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस आधार पर, इस मानचित्र के आधार पर देख रहे होंगे आप लोग कि कैसे हमारे देश की भाषाई, अब आता है भाषाई राज्य। तो सबसे पहले हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? सभी को पता है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और राजभाषा क्या है? वो भी हिंदी है, क्योंकि राजभाषा क्या, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है। महाराष्ट्र में मराठी है, तमिलनाडु में तमिल है, गुजरात में गुजराती है, सबकी अलग है। तो वहाँ पर वो राज्य जो होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है तो वहाँ मराठी में शासकीय काम, जितने भी काम होते हैं वो मराठी भाषा में होते हैं। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश से कोई पत्र व्यवहार करता है तो वो कौन सी भाषा में करता है? हिंदी में करता है। समझ में आ गया? तो ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता दी है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। खालिस्तान में आ सकता है कि भारतीय संविधान में 22 भाषा है। ठीक है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल, है ना, ऐसी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। वहाँ का स्थानीय जो पत्र व्यवहार होता है वो वहाँ की स्थानीय भाषा से होता है, लेकिन दूसरे राज्य से पत्र व्यवहार होगा तो किससे होगा? हिंदी से होता है। और यदि दूसरे विदेश से होना है तो अंग्रेजी से होता है। तो तीनों भाषा का अपना है ना, स्थानीय भाषा है, एक वहाँ की लोकल भाषा, फिर दूसरे राज्य की भाषा और फिर विदेश की भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न आया, किसी ने पूछा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो है अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और स्थानीय भाषा कौन सी है? अलग अलग क्षेत्र की। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो प्रश्न ये बना कि भारत में भाषाई विविधता को समझाइए। नोट करिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, भारत की भाषाई विविधता को समझाइए। चलिए, तो अलग अलग राज्यों में मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और वहाँ की भाषा अलग अलग होती है। ये देखिएगा, ये देखिए हमारे भारत के मानचित्र में अलग अलग ये दिया हुआ है। ये देखो, इसमें दिया हुआ है कि अलग अलग इस प्रकार से क्या आप 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए। ठीक है, ये देखिए गोवा पहले दूसरा था, तो हमें एक दिया हुआ है। अब भाषाई नीति, अलग अलग नीति है हमारे यहाँ पर। देखो, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा माना गया है। पाकिस्तान में आ सकता है, हिंदी को कौन सी भाषा माना गया है? राजभाषा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में राज्यों में संपर्क करे, इसलिए इसको राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन संविधान में हिंदी को कौन सी भाषा माना है? राजभाषा। याद रखना, संविधान में हिंदी को दो शब्द आएंगे, राष्ट्रभाषा माना है या राजभाषा माना है। तो सही उत्तर क्या होगा? राजभाषा। ठीक है, हिंदी को कौन सी भाषा माना है? राजभाषा। ये देखिए, और हिंदी के 40% लोग, भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए इसको राजभाषा का इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं, ये गठबंधन सरकार। प्रश्न नोट कीजिएगा, गठबंधन सरकार, इसका दूसरा नाम साझा सरकार भी कहते हैं। साझा सरकार। प्रश्न नोट किया कर रहे हो आप लोग, गठबंधन सरकार या साझा सरकार क्या है? तो कैसे? तो गठ यानी जोड़ना, बंधन यानी जोड़ना। तो दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, उसे गठबंधन या साझा सरकार कहते हैं। याद हुआ? दो या दो से अधिक दल मिलकर, गठ अपन बोलते हैं ना कि यार ये इसके भी दोस्त, इसके भी दोस्त मिलकर एक सरकार बनाते हैं। यदि एक ही दल की सरकार भी तो गठबंधन हो सकती है क्या? नहीं होगी। लेकिन दो या दो से अधिक दल मिलेंगे तो गठबंधन। जैसे अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार गठबंधन सरकार है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, गठबंधन सरकार क्या होती है, साझा सरकार क्या होती है। आगे देखते हैं, ये देखिएगा अलग अलग तरीके की, ये देखिए राज्यों की शक्तियां, अलग अलग राज्यों की अलग अलग बताया, केरला बताया है ना, ये देखिए अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब भारत की भाषाई विविधता मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कौन कौन सी भाषा के लोग हैं। देखो, सबसे ज्यादा हम बात करते हैं भारत में कौन सी भाषा, चार्ट में देख सकते हैं सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन से हैं। देखो सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है 4 ये है हिंदी। ये देखो बहुत अच्छा उत्तर मिला भाई, हिंदी। भारत में बोलने वाली हिंदी भाषा की संख्या कितनी है? 43.63 आ सकता है खालिस्तान में। भारत की अनुसूची में भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? हिंदी को कितने लोग
बोलते हैं, कितना परसेंट लोग बोलते हैं? 43.63। ये याद कर लीजिएगा, सबसे अधिक, ठीक है। और सबसे कम की बात करें 0.24 हो गया, 0.23 हुआ, ये 0.23 नगण्य, संस्कृत तो नगण्य। सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत। पूछा जाए सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? सबसे कम कौन सी बोली जाती है? और उससे भी ये देखिए सिंधी 0.23 ये है, और ये है भाई मणिपुरी 0.15, 0.15 सबसे कम, मणिपुरी सबसे कम बोली जाती है। तो ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। हाँ, ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया 1 नवंबर 2006 में छपा था ये, पर ये देखिए मध्य प्रदेश पुनर्आयोग गठन की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। खालिस्तान में आ सकता है। मध्य प्रदेश पुनर्आयोग गठन की स्थापना कब हुई थी? देख रहे हो आप लोग, नोट कीजिएगा। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम देश में रहते हैं तो हमारे देश का नाम भारत है ना। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। मध्य प्रदेश कब बना था? 1 नवंबर 1956। याद रहेगा, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इसी को कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। आगे देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण, अलग अलग विकेंद्रीकरण होने लगा था। हाँ, अब प्रश्न ये आता है कि भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में 1992 में कदम उठाया था। ठीक है, भारत में पहले पंचायत व्यवस्था नहीं थी। पंचायत को अभी ग्राम पंचायत बोलते, जिला पंचायत बोलते, अब पहले नहीं थी। पहले विकेंद्रीकरण था, अलग अलग था, कोई पंचायत व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए स्थानीय शासन, ये हुआ स्थानीय शासन। ये देखिए स्थानीय शासन, मैंने आपको पहले बताया था। स्थानीय शासन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्थानीय शासन, तो अपन स्थानीय शासन में देखते हैं तो 2 प्रकार के शासन होते हैं। एक होता है शहर का, है ना, और एक होता है। अब शहर में कौन कौन सी होती है? पंचायत जनसंख्या के आधार पर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि शहर में होती है नगर, सबसे बड़ी नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, और तीसरा होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत। गांव में क्या होता है? गांव के यदि हम बात करें गांव से जिला में, तो पहले यदि सबसे बड़ी बनी जिला पंचायत, जिला पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, और तीसरा ग्राम पंचायत। ये स्थानीय शासन है, याद रखें। गांव की व्यवस्था अलग है, शहर की व्यवस्था अलग है। ठीक है, तीनों की स्थानीय शासन होता है। अब 1992 के पूर्व हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ पर 1992 के पूर्व व्यवस्था नहीं थी। तो प्रश्न ये बनता है कि स्थानीय शासन 1992 के पूर्व, है ना, के प्रावधान लिखिए। तो गांव में चुनाव नहीं होता था। चुनाव होता था क्या? ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं होता था, मुखिया नहीं था, बाजार नहीं लगते थे, आय का साधन नहीं। तो आप लिख सकते हो ना। ठीक है, 1992 के पूर्व के प्रावधान लिखिए। स्थानीय शासन 19, प्रश्न नोट करें, स्थानीय शासन 1992 के प्रावधान लिखिए। क्लियर? और स्थानीय शासन का एक चित्र आपको पता होना चाहिए। स्थानीय शासन शहर का, गांव। अब हम बात करते हैं नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहते हैं। महापौर, याद रखना। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है सभापति। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या सभापति कहते हैं, और इसके तीनों के वार्ड मेंबर को पार्षद कहते हैं। तीनों का वार्ड मेंबर पार्षद होता है। गांव में यदि बात करते हैं तो जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया क्या कहते हैं? सरपंच। और वार्ड मेंबर को क्या कहते हैं? पंच। ठीक है, महापौर, पार्षद, सरपंच और पंच, ये चारों शब्द आपको पता होना चाहिए। पंच कहाँ होता है, सरपंच कहाँ होता है, महापौर कहाँ होता है, पार्षद कहाँ होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इस आधार पर हमने देखा पंचायती राज, ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया था कि उसका क्या कार्य होता है, अपन पढ़ेंगे अभी। ब्राजील का एक उदाहरण दिया है इसमें। ग्राम पंचायत किस प्रकार से होती है, कैसे उसका ये होता है। गांव में आप अपने गांव शहर की स्थानीय सरकारें, जैसे ग्राम पंचायत, है ना, गांव की। चलिए अब ग्राम प्रश्न ये आया कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं?
है ना। किसी एक स्थानीय शासन के कार्य लिखिए, तो ग्राम पंचायत के कार्य हम लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या है? सड़कें बनाना, नाली बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, आंगनवाड़ी बनाना, स्कूल बनाना, पानी की व्यवस्था करना, तालाब खुदवाना, साफ सफाई करवाना। लिख सकते हो ना? याद है ना भाई, ग्राम पंचायत के कार्य कठिन है क्या? नहीं है, बिल्कुल सरल है। कोई भी 5-6 कार्य हम ग्राम पंचायत के आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। कौन कौन से अंतर हुए थे? स्थानीय शासन मैंने आपको बताया कौन सा होता है। किस आधार पर हमने इस अध्याय को सूचियां बताई थी? संघीय सूची कौन सी होती है, राज्य सूची कौन सी होती है और समर्थ सूची। क्लियर? ये सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये किस प्रकार के देखिए दिया हुआ है। तो इस अध्याय से हमने इस प्रकार से, ये अध्याय से हमने क्या पढ़ा? एक बार मैं फिर पुनः बता दूं कि इस अध्याय से हमने संघात्मक शासन और एकात्मक शासन को पढ़ा। संघात्मक शासन और एकात्मक शासन की विशेषता पढ़ी। फिर दूसरा पढ़ा कि भाषाई विविधता क्या है, संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तीसरा हमने पढ़ा गठबंधन सरकार किसे कहते हैं या साझा सरकार किसे कहते हैं। चौथा हमने पढ़ा स्थानीय सरकार कितने प्रकार की होती है, किसी एक का कार्य नहीं। इस आधार पर यह अध्याय जो था 4 अंक का था। हमें बहुत अच्छे से, यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप जरूर इसको पढ़िएगा, देखते रहिएगा, जिससे कि आसानी से यह अध्याय हमारी तैयारी हो।